नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वार्ड क्रमांक 13 के 2 घरों में फैला डायरिया, सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन के रिसाव का हो सकता है मामला, जांच जरूरी। एक देश एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने में जुटी, बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज में कराई गई परिचर्चा। और 17 साल बाद एक बार फिर से सीवरेज परियोजना पर होगी हलचल, जीपीआर सर्वे से योजना की जानी जाएगी हकीकत। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पाइपलाइन के माध्यम से गंदे पानी का घरों तक पहुंचने की शिकायत निरंतर आती रहती है, जिसकी वजह से कई बार डायरिया का प्रकोप देखा जाता है। कुछ इसी तरह का मामला इस बार वार्ड क्रमांक 13 के आदर्श चौक के पास सामने आया है। यहां एक घर में पानी की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। वार्ड क्रमांक 13 पंडित दीनदयाल मंगला नगर में डायरिया की शिकायत सामने आई है। इस वार्ड के आदर्श चौक के पास 2 घरों में गंदा पानी सप्लाई की वजह से घर में रहने वाले लोग बीमार पड़ गए हैं। इनका कहना है कि पानी पीने की वजह से उन्हें डायरिया हुई है, जिससे उल्टी दस्त जैसी शिकायत सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले नगर निगम के द्वारा यहां पाइपलाइन मरम्मत का काम किया गया था, लेकिन पाइपलाइन के फूट जाने के बाद उसका सुधार कार्य तो किया गया, फिर भी उसमें लीकेज की स्थिति बनी हुई है। यह पाइप सीवरेज की थी, जिसमें लीकेज होने से यहां पानी घरों में पहुंचने वाले पाइपलाइन में मिलकर घरों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि क्षेत्र के अन्य घरों में फिलहाल गंदे पानी या डायरिया की कोई शिकायत नहीं है। यही वजह है कि अब पानी की जांच करने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि यहां की स्थिति पर गौर करें तो कई पाइपलाइन नालियों के बीच से होकर गुजरी है, जिसकी वजह से डायरिया का खतरा हमेशा इन क्षेत्रों में बना रहता है। खुदाई वगैरह हुआ था उसमें, उसी के बाद से लेटरिन उल्टी सब होना चालू हुआ। घर में हमारे सभी को हुआ था। कितने सदस्य हैं आपके परिवार? हमारे यहाँ लगभग 10 से 12 लोग हैं। अभी कैसी स्थिति है? सामान्य है कि अभी भी गंदा अभी पानी आ रहा है? पानी अब नॉर्मल हो गया है, पर बिगड़ रहा है तबीयत। हाँ, तबीयत बिगड़ रहा है। इसकी शिकायत की है कहीं आप लोगों ने अभी तक? अब शिकायत भाई किया होगा, बड़ा वाला भाई। आए थे कोई नगर निगम के या कहीं से? अभी दोबारा तो नहीं आए हैं, दोबारा नहीं आए, उसको पैक करके गए, उसके बाद नहीं आए। अभी 15 रोज पहले आगे की घटना है कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद निगम के द्वारा वहाँ खुदाई वदाई करके वहाँ वाल लगा हुआ है, उसके लिए खुदाई किए थे। फिर वहाँ पर सीवरेज का भी पाइप लीकेज था, उसका पानी जो है नल पाइप के कनेक्शन में घुस के घरों में जा रहा था। इसलिए इस वजह से घर वाले पूरा उल्टी दस्त से परेशान हैं। 8-10 घर में अभी हमारे बाड़ा में लगभग 100 लोग रहते हैं, जिसमें कि 10-15 लोग को दस्त और उल्टी का समस्या है। अभी बीच में पाइपलाइन टूटा था ना, उसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो सीवरेज का पाइप वहाँ पर फूट चुका था और उसका एक भाई वीडियो बना के भी रखा है, जहाँ तक वहाँ से लीकेज होगा पानी, उसी की वजह से पूरा मोहल्ले में प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पर अभी बीच में वाल को कुछ नल वाला कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वाल को सेट किए थे ना, वहीं से सीवरेज का पाइप टूटा हुआ था, तो जेसीबी मशीन से खुदे ना तो वहाँ पर लीकेज हो चुका था। हो सकता है कि उसी वजह से सीवरेज का पाइप लीकेज इस हिसाब से प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। बादशाह बड़ा ये करीब अब एक के बाद एक पता चला कि प्रॉब्लम होते गया, तो अभी मेरे को खुद प्रॉब्लम है, मेरे को भी दस्त हो रहा है। तो अभी पता चला कि सबसे पूछा तो बोले हमारे यहाँ भी करके, और एक भाई वीडियो बना के रखा हुआ अभी है कि पानी लीकेज है, उनके घर में पूरा प्रॉब्लम है। क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद से की, जिसके बाद वार्ड पार्षद प्रतिनिधि यहां पहुंचकर वास्तविक स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि फिलहाल केवल 2 से 3 घरों में ही ऐसी शिकायत सामने आई है, लिहाजा इसकी जांच कराई जाएगी और समस्या का निदान कराया जाएगा। मेरे को तत्काल सूचना मिला है अभी के अभी कि आदर्श चौक के पास असलम के परिवार में 6-7 को डायरिया का शिकायत है, तो उसमें तत्काल आके यहाँ जानकारी लिए हैं। आस पड़ोस मोहल्ले में भी जानकारी लिए हैं, जिसमें हमको पता चला है कि सिर्फ असलम जी रहते हैं उसी चाल में ही डायरिया का शिकायत मिला है, और अड़ोस पड़ोस और मोहल्ले में जानकारी लिए हैं, वहाँ नहीं मिला है। तो इसके लिए हम तत्काल
पानी का टेस्ट कराएंगे ताकि और लोगों में ये ना फैले, और इसकी सूचना हम जो संबंधित विभाग है उनको तत्काल में देंगे। जी, काम तो हुआ है, लेकिन वो पाइपलाइन पूरे बस्ती मोहल्ले में है और कहीं नहीं आया है। वो शिकायत सिर्फ यहीं आया है चाल में। तो हमें ये नहीं लगता कि वो पानी का ही होगा, कहीं हो सकता है कि जो गंदा पानी पहले से जाम रहा हो उसके कारण भी आ सकता है। वो पानी जांच करने पे हमको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। हालांकि मौजूदा समय में क्षेत्र में तो डायरिया जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही, लेकिन अगर इन घरों में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं पानी की जांच की आवश्यकता ज़रूर पड़ रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। काफ़ी समय से प्रदेश में जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, राज्य शासन ने आज जारी कर दिया। शनिवार की शाम जारी इस सूची में 41 आईएएस सहित अन्य अफसरों के नाम हैं जिनका तबादला किया गया है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को रायपुर भेजा गया है, जबकि उनकी जगह पर राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल को बिलासपुर का कलेक्टर बनाया गया है। आपको बता दें कि जनक प्रसाद पाठक को विशेष सचिव वन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। उसी तरह शिखा राजपूत तिवारी को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया। प्रियंका शुक्ला को संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किरण कौशल को प्रबंध संचालक मार्कफेड के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह सुनील कुमार जैन को बिलासपुर के आयुक्त का पदभार दिया गया है। केडी कुंजाम को सदस्य राजस्व मंडल के पद पर पदस्थ किया गया है। कार्तिकेय गोयल रायगढ़ कलेक्टर को प्रबंध संचालक वेयरहाउस कारपोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह सारांश मित्तर को आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ किया गया है। पीएस एल्मा को संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। रमेश कुमार शर्मा को विशेष सचिव गृह विभाग के पद पर भेजा गया है। धर्मेश कुमार साहू को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव के रूप में भेजा गया। भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र को राजनांदगांव जिले का कलेक्टर बनाया गया है। जितेंद्र कुमार शुक्ला को मिशन संचालक जल जीवन मिशन के पद पर पदस्थ किया गया है। जनमेजय महोबे जांजगीर चांपा के कलेक्टर बनाए गए हैं। रिमीजियुस एक्का को संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया। रजत बंसल को संचालक भौमिकी तथा खनिज कर्म के पद पर पदस्थ किया गया है। तारण प्रकाश सिन्हा को आयुक्त मनरेगा, सुश्री इफ़त आरा को अपर संभागीय आयुक्त दुर्ग संभाग दिया गया है। दिव्या उमेश मिश्रा को कलेक्टर बालोद के पद पर पदस्थ किया गया है। संजय अग्रवाल को बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया है। इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल को खैरागढ़ छुई खदान गंडई का कलेक्टर बनाया गया, जबकि जगदीश सोनकर को संचालक आदम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह संतोष कुमार देवांगन को प्रबंध संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है। कुंदन कुमार को कलेक्टर मुंगेली के पद पर पदस्थ किया गया है। ऋतुराज रघुवंशी को संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद मिशन संचालक राज्य साक्षरता मिशन का प्रभार दिया गया। साथ ही संचालक लोक शिक्षण के पद पर उन्हें पदस्थ किया गया है। नूपुर राशि पन्ना को कोंडा गांव का कलेक्टर बनाया गया है। विजय दयाराम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य कौशल विकास अभिकरण का प्रभार दिया गया है। साथ ही संचालक तकनीकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण पर भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। राहुल देव को मुंगेली जो कलेक्टर थे उन्हें सचिव कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ संचालक कृषि के पद पर पदस्थ किया गया है। दीपक कुमार अग्रवाल को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पदस्थ किया गया है। अरविंद कुमार एक्का को आपदा प्रबंधन सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के पद पर पदस्थ किया गया है। संतन देवी जांगड़े को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। संजय कन्नौजे को कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पद पर पदस्थ किया गया है। सुखनाथ अहिरवार को सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया गया है। भगवान सिंह उइके को कलेक्टर गरियाबंद के पद पर भेजा गया है। आकाश छिकारा को सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। मयंक चतुर्वेदी को कलेक्टर दंतेवाड़ा जो थे
उन्हें रायगढ़ के कलेक्टर बनाकर भेजा जा रहा है। कुणाल दुधावत दंतेवाड़ा के कलेक्टर बनाए गए हैं। चंद्रकांत वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का प्रभार के साथ साथ पशु चिकित्सा सेवाएं दिया गया है। इसी तरह अजय कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पद पर पदस्थ किया गया है। इस तरह से आईएएस और नॉन आईएएस 41 अफसरों का राज्य शासन ने तबादला कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त और मजदूरों की राशि नहीं मिलने से परेशान और नाराज ग्रामीण मुख्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि उनके आवास का निर्माण अधूरा है और मजदूरी राशि नहीं दी जा रही है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि दूसरी किस्त का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त और मजदूरी राशि नहीं मिलने से परेशान और नाराज ग्रामीण मुख्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि उनके आवास का निर्माण अधूरा है और मजदूरी की राशि भी नहीं दी जा रही, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि दूसरी किस्त का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा नहीं डलाते, एक किस्त बस डाल दिए हैं और सबके घर लेंटर ले भी छज्जा ले भी हो गए। मनरेगा का पैसा भी नहीं मिला थे, मजदूरी पैसा थे, कुछ वो भी नहीं मिला थे। ब्लॉक में जाए आज मिली कल मिली के घुमा देते, पैसा डालबे नहीं गए तो फिर कलेक्टर साहब की राय कहा थे कि पूछे हम कहे हैं तो कहते लेंटर कर ले तेकर बाद पैसा डलाएगा कहते साहब। तो हमन के हिम्मत रहती तो फिर आवासे का बद खोजते हमन साहब। एक किस्त 40 मिले और अब मैं रहा साहब कहा कहते बहुत दिन हो गए कोई टाइम के मिले है 40,000 कहे पर मिले तो नहीं है। और सहायता ले कहे तो कहते उसमें कहते भाई लेंटर कर लो इसके बाद मिलेगा। इस संबंध में जिला पंचायत सीओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में 15,000 मकान स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 12,500 मकान का निर्माण हो चुका है और शेष मकान प्रगतिरत हैं। उन्होंने बताया कि मकान के निर्माण स्तर के आधार पर किस्त जारी किया जाता है। पीएम आवास में 3 किस्त पर रुपए दिया जाता है। पहली किस्त 40,000, दूसरी किस्त में 55,000 और तीसरी किस्त में 25,000 रुपये मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने निर्माण कार्य करा लिया है और उन्हें किसी कारणवश किस्त नहीं मिल पा रही है तो वे इसकी जांच कराकर उन्हें किस्त प्रदान कराएंगे। के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के अंतर्गत में मकान संगठन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे 2023-25 में 63,000 मकान स्वीकृत किया जाना है और लगभग 55,000 मकान संगठन कर दिए हैं। उनमें से लगभग 12,500 मकान का निर्माण भी हो चुका है और शेष मकान प्रगतिरत हैं। मकान के निर्माण के स्तर के आधार पर किस्त जारी किया जाता है। देखिए हमारे पीएम आवास में 3 किस्त का वेतन मिलता है। पहले किस्त में 40,000 रुपये, सेकंड किस्त में 55,000 रुपये और थर्ड किस्त में 25,000 रुपये। प्लिंथ लेवल का काम पूरा होने पर सेकंड किस्त मिल जाता है और स्लैब होने पे थर्ड किस्त मिल जाता है। तो अगर व्यक्ति तो निर्माण कर लिया है और उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम जांच कराएंगे। साथ ही अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक नया स्कीम चालू किया गया है, जिसका नाम दिया गया है मोर द्वार छाया सरकार। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे जनप्रतिनिधिगण गाँव घूम के सर्वे कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति पात्र है सर्वे करके उनका मकान के नाम को दर्ज किया जा रहा है और उनको बाद में उनके जो परीक्षण होगी उनका मकान भी दिया जाएगा। तो आपसे भी आग्रह करूंगा मैं कि जो व्यक्ति पात्र हैं और मकान नहीं मिल पाए हैं वो भी इसमें अपना सर्वे करा के नाम अपना दिलवा सकते हैं। मालूम हो कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने बड़ी संख्या में पीएम आवास दिलाए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत कार्य शुरू कर दिया गया है, मगर किस्त पूरी न मिलने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। धीरे धीरे लोगों का एक बार फिर से खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। खरीफ की तरह रबी फसल में भी किसानों ने दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि इस बार रबी फसल फिर से बड़ी मात्रा में लहलहा रही है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी रबी सीजन में गेहूं, दलहन, तिलहन की फसलों पर जोर देते हैं। जिले में रबी सीजन के अंतर्गत प्रमुख रूप से गेहूं, सरसों और चने की फसलें किसानों द्वारा ली जाती हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी सीजन की फसलों की स्थिति काफ़ी बेहतर रही है, जिससे उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष गेहूं की बुआई में 1612 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार चने की फसल में 4402 हेक्टेयर और सरसों की बुआई में 1100 हेक्टेयर की वृद्धि देखी गई है। यह दर्शाता है कि किसान अब रबी सीजन की फसलों की ओर अधिक रुचि दिखा रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। रबी सीजन में गेहूं, चना एवं सरसों की फसल ली जाती है किसानों के द्वारा, जो इस साल 2024 में रबी 2024 में गत वर्ष की अपेक्षा 1612 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है गेहूं के रकबा में। उसी प्रकार चना में 4402 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है
और सरसों में 1100 हेक्टेयर की गत वर्ष की अपेक्षा रबी फसलों में सरसों के एरिया में रबी के सीजन में पहले मतलब बहुत कम होता था, लेकिन धीरे धीरे गेहूँ रबी के सीजन में भी रबी क्रॉपों की वृद्धि हो रही है। और दलहन तिलहन का हमारे विभाग द्वारा प्रचार या प्राथमिकता के आधार पर उनको किसानों को सलाह दी जाती है कि दलहन तिलहन की रकबा बढ़ाएं और रबी फसल बढ़ाएं, धान के एरिया कम से कम करें रबी वाला, इसलिए थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। फसलों में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण अनुकूल मौसम, समय पर बुआई और सरकार द्वारा दी गई योजनाएं एवं तकनीकी सहयोग को माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रुझान बना रहा तो आने वाले वर्षों में जिले का कृषि उत्पादन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। साथ ही किसानों से यह अपील भी की जा रही है कि वे इस रबी सीजन में अधिक से अधिक गेहूं, सरसों और चने जैसे लाभदायक फसलों की ही बुआई करें ताकि उन्हें अधिक उत्पादन और लाभ मिलता रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर क्षेत्र के 78 गांवों के लिए बिजली आपूर्ति अब और बेहतर भरोसेमंद हो जाएगी, क्योंकि विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी ने 6.87 करोड़ की लागत से तैयार 132 केवी मुंगेली से तखतपुर द्वितीय सर्किट लाइन को चार्ज कर दिया है। कुल 36.2 किलोमीटर लंबी इस लाइन के चालू होने से अब तखतपुर सब स्टेशन को डबल फीड मिलना शुरू हो गया है, जिससे न केवल विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा बल्कि फॉल्ट की स्थिति में भी वैकल्पिक व्यवस्था के चलते सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के 78 ग्रामीण इलाकों को निर्बाध और स्थिर बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा, जिससे कृषि, घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों में गति आएगी। तखतपुर एरिया के 78 गांव हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। लगभग 22,000 उपभोक्ता होंगे, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। एक सर्किट पहले फॉल्ट होता था तो पूरा तखतपुर एरिया डार्क हो जाता था, और दूसरा सर्किट चार्ज हो गया तो एक सर्किट तो कम से कम रहेगा, एक सर्किट फॉल्ट होगा तो उससे गाँव को फ़ायदा होगा, अच्छी बिजली मिलेगी। पूरे एरिया में पूरा एक ही सर्किट से पहले चल रहा था, उस समस्याएँ तो थी। पहले एक आध बार फॉल्ट हुआ था, पूरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था उसमें। मुंगेली भी शामिल है इसमें? हाँ, मुंगेली एरिया और तखतपुर एरिया दोनों को फायदा मिलेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की बर्खास्तगी को गलत ठहराते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई का अवसर दिए की गई जांच एक तरफा मानी जाएगी और यह सेवा समाप्ति का आधार नहीं हो सकती। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बावजूद बैंक प्रबंधन द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि मौखिक रूप से अधिकारियों ने उन्हें ज्वाइनिंग न देने के लिए कहा है, जिससे हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। वर्ष 2014 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा 110 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता पंकज कुमार तिवारी सहित अन्य उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया और नियुक्ति पाई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत पर जांच समिति गठित की गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2015 में कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने संयुक्त पंजीयक और राज्य सहकारी अधिकरण तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन राहत नहीं मिली। कुछ वर्षों से केस लड़ रहे हैं हमारी नौकरी के लिए, लेकिन जब केस हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में आदेश दिया तो बैंक में स्थापना में हमें कहा जा रहा है कि मौखिक रूप से उनको आदेश मिला है कि हमको ज्वाइनिंग नहीं देना है। ये लोग उच्च न्यायालय की स्पष्ट आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। हमने उनको दिखाया कि हमको रिसीविंग चाहिए तो वो दूसरों की रिसीविंग ले रहे हैं, लेकिन हमारी रिसीविंग में कह रहे हैं कि आपकी रिसीविंग लेने के लिए उनको मौखिक रूप से कहा गया है कि उनको कुछ भी रिसीविंग नहीं देना है। कुछ अधिकारियों द्वारा उनको निर्देश दिया गया है कि हमारे मौखिक रूप से निर्देश दिया गया है कि हमारा कोई भी कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे लगभग 9 महीने काम किया। उसके बाद इन्होंने हमको टर्मिनेट किया, अवैधानिक रूप से टर्मिनेट किया। जो लंबी लड़ाई हमने 10 सालों तक की लड़ी, आज उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में आदेश दिया कि इन्होंने गलत किया, हमको निकाल के गलत तरीके से निकाला गया, अवैधानिक कार्रवाई हमारे विरुद्ध की गई। उसको हाईकोर्ट ने क्वैश किया। उसके बाद भी ये यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि उच्च अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से निर्देश है कि हमको रिसीविंग नहीं देना है, अभी कुछ नहीं करेंगे हम, और हमको वापस भेजा जा रहा है यहाँ से। बाद में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील की, जहां अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और घनश्याम कश्यप ने दलील दी कि जांच एक तरफा और बिना सुनवाई के हुई। कोर्ट ने सभी तर्कों को स्वीकार करते हुए सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर दिया और कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिया। बावजूद इसके कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है और आदेश की कॉपी भी स्वीकार नहीं की जा रही है। यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जा रही है।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा गर्म हो चुकी है। लोगों के बीच जाकर इस पर उनके बीच चर्चा छिड़ी जा रही है। बिलासपुर में शनिवार को इस मुद्दे पर CMD कॉलेज में परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद रहे। बिलासपुर के CM दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे और शहर विधायक अमर अग्रवाल उपस्थित हुए। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि संगठन में सभी एक समान होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होना देश हित में होगा। अगर ये होता है तो आर्थिक बचत भी होगी और समय भी बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार गोष्ठी रखी गई थी और उस विचार गोष्ठी में हम लोगों ने अपनी बातें रखी है और ये विचार गोष्ठी वन वे ना होके 2 वे था। लोगों को अपने शंकाओं के समाधान के लिए भी आमंत्रित किया गया था और अच्छी एक विचार गोष्ठी की शुरुआत। नहीं तो फायदा तो यही फायदा मैंने बताया, जैसा समय की बचत होगी, आपके आर्थिक बचत होगी, लॉजिस्टिक्स के होगा और बहुत सारे चीज़ों में जो समाज में हर चुनाव के बीच एक बिटरनेस आता है, वो जो लंबे समय जाता है वो कम होगा, बहुत सारी चीज़ें। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार देश हित में तमाम निर्णय ले रही है। नए कानून बनाए जा रहे हैं, पुराने कानूनों में सुधार किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूरे देश में सहमति बनानी पड़ेगी। इस सहमति को बनाने में प्रबुद्ध वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बिलासपुर के युवा इंटेलेक्चुअल और आम नागरिकों का कि इस देश के ज्वलंत विषय वन नेशन वन इलेक्शन पे एक सेमिनार रखा CMD महाविद्यालय में और हम लोगों को आमंत्रित किया कि भाई आप लोगों के विचार क्या हैं। हमने सारे पहलुओं को उनके सामने रखा, क्वेश्चन आंसर भी हुए और मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि केवल हम 5 साल में एक बार वोट करें, किसी व्यवस्था से नाखुश हो जाएं,
फिर सरकार परिवर्तन कर दें। इसके साथ ही जनमत का जो दबाव होता है वो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये आम जनता इस पे अब सेमिनार और विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि जन भावनाओं से ऊपर इस लोकतंत्र में कोई नहीं है। तो आज की जो जन भावनाएं युवा की है वो वन नेशन वन इलेक्शन की है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर प्रकाश डाला। आयोजन समिति के सदस्य संजय सिंह ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम का शुरुआत उनके महाविद्यालय से हुई है। इस पर बाकियों को भी ध्यान देकर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बहुत से विषय आए जिन पर चर्चा की गई। यह जो इलेक्शन की जो पद्धति है बहुत पुरानी है। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ गणों ने बताया कि 1,26,000 करोड़ रुपया पिछले लोकसभा चुनाव में अफवाह हुआ था। पैसा किसका है? जनता का है। कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की यह सोच है कि इस देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र बहाली हो और अच्छे से हो, निष्पक्षता से हो। इसीलिए जो ये बार बार व्यय जो आम लोगों के बीच पड़ रहा है और ना पड़े, एक वन नेशन वन इलेक्शन हो जिससे यह जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वह देश के आर्थिक विकास में हो, ऐसा प्रयास हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं। इसी वन नेशन वन इलेक्शन का के ऊपर एक दिवसीय संगोष्ठी हुआ, जिसमें मैं महाविद्यालय की ओर से सबको बधाई देता हूं कि शुरुआत हमारे महाविद्यालय से हुई और अन्य जगह भी इससे जाना चाहिए। जैसे विषय आए, विषय में बहुत सारे प्रश्न भी आए। छात्र छात्राओं एवं हमारे प्राध्यापकों के द्वारा प्रश्न भी किए गए, मूलभूत प्रश्न किए गए। कितना समय लगेगा इसको, हमारा राष्ट्र कब तक तैयार होगा, सब जगह चुनाव एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हमें किन किन बातों को चुनौती के रूप में सामना करना पड़ेगा, इत्यादि तथ्यों को ध्यान में रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। मूलभूत प्रश्न भी किए गए। कितना समय लगेगा, राष्ट्र कब तक तैयार होगा, सब जगह एक साथ चुनाव हो सकते हैं कि नहीं, किन किन बातों को चुनौती के रूप में सामना करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसे भारत देश के मूलभूत सुविधा बढ़ाने में लगाया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में इलेक्ट्रिक ऑटो के शुरू होने से एक ओर जहां बेरोजगारों को रोजगार मिला, तो वहीं दूसरी ओर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्य चौक चौराहों जैसे पुराना बस स्टैंड, नेहरू चौक, शनिचरी बाजार, सिम्स रोड और बिलासा चौक पर ई ऑटो चालकों की मनमानी हावी हो चुकी है। सड़कों के किनारे नहीं बल्कि बीच सड़क पर ऑटो खड़े कर सवारियों के इंतजार में डेरा डालना आम बात हो गई है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 10-10 रुपए की सवारी के चक्कर में ऑटो चालक ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे शहर के कई इलाकों में बेवजह जाम की स्थिति बन रही है। ये सड़क पर इधर उधर कहीं भी रिक्शा को खड़ा कर देते हैं। इनके लिए प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए और स्टैंड से इतर अगर इन लोगों ने कहीं रिक्शा खड़ा किया है तो इनके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनके कारण स्थिति ये हो गई है। हर चौक चौराहे धीरे धीरे करके जाम लग रहे हैं। अगर जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल हम देखते हैं, ये ठीक चौक पर आके सवारी पकड़ने के लिए बिल्कुल लाइन से लग जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर दिन हज़ारों लोग इस ट्रैफिक अव्यवस्था से जूझ रहे हैं, पर ट्रैफिक विभाग, क्षेत्रीय पुलिस और ITMS जैसे आधुनिक सिस्टम के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर समस्त प्रकार के वाहन चालकों के विरुद्ध जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई जारी है। और इसी क्रम में जो है इलेक्ट्रिक ऑटो के द्वारा भी देखा जा रहा है कई जगह पर कि अव्यवस्थित तरीके से वाहनों का संचालन कर रहे हैं या अव्यवस्थित तरीके से नो पार्किंग वाले एरिया में वाहनों को खड़ी कर दे रहे हैं। तो इसके लिए सभी अधीनस्थ स्टाफ को निर्देशित किया गया है, वे सभी जगह पर जा करके लगातार अभियान के रूप में कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि पैदल मार्च करते हुए भी हमारे यातायात के जवान जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ITMS के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, पर व्यवस्था नहीं सुधरी, तो इसका औचित्य क्या है? जनता सवाल पूछ रही कि जब ट्रैफिक सुधारने के लिए सिस्टम और अमला दोनों मौजूद हैं, फिर शहर में जाम क्यों?
क्या प्रशासन तब जागेगा जब हालात और बिगड़ जाएंगे? शहरवासी अब निर्बाध और सुरक्षित आवागमन की उम्मीद कर रहे हैं, जो फिलहाल एक सपना बनकर रह गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ अमर ध्रुव की रिपोर्ट। बिलासपुर महापौर पूजा विधानी की जाति और चुनावी खर्चों को लेकर विवाद अदालत पहुंच चुका है। कांग्रेस के पूर्व महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में याचिका दायर कर पूजा विधानी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और तय सीमा से अधिक चुनावी खर्च करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद महापौर पूजा विधानी समेत 10 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 5 मई तक जवाब मांगा है। बिलासपुर नगर निगम के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। यहां महापौर की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी। भाजपा की ओर से एल पद्मजा यानी पूजा विधानी को उम्मीदवार बनाया गया था, जो चुनाव जीतकर महापौर बन गईं। नामांकन के समय से ही उनकी जाति को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक ने उस वक्त भी निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम चुनाव 15 फरवरी को इसका रिजल्ट आया है और बिलासपुर से श्रीमती पूजा विधानी जी महापौर के लिए निर्वाचित हुई है। पूजा विधानी के साथ पक्षकार के रूप में जो और भी महापौर के लिए चुनाव लड़े हैं उन सबको, और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, बिलासपुर कलेक्टर को, और उस समय के ऑब्जर्वर विनीत नंदनवार जी और बिलासपुर के नगर निगम चुनाव के लिए जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए थे उनको इसमें पक्षकार बनाया गया है। और हम इसमें मांग किए हैं कि इनका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो पिछड़े वर्ग का नहीं है, इसलिए इसको इनकी निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए और हमें यहाँ पर महापौर के लिए निर्वाचित घोषित किया जाए। लगातार हमने शिकायत किया है। जिस दिन से पहले दिन से जब फॉर्म जमा हुआ, स्कूटनी में भी हमने इसका शिकायत लिखित में किया है, लेकिन राज्य के निर्वाचन के लोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए किसी भी तरह का सहयोग हमको उस समय नहीं किया है। सारे चीज़ों की पावती हमारे पास अभी भी उपलब्ध है, जिसको हमने अदालत में प्रस्तुत किया है। अब प्रमोद नायक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि निर्वाचन अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और आयुक्त ने शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा याचिका में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मतदान के समय वीवीपैट की सुविधा नहीं थी, जिससे ये पता लगाना संभव नहीं था कि वोट किसे दिया गया है। याचिकाकर्ता ने चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए 40 लीटर महुआ शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत यह कार्रवाई ग्राम सेमरताल में की गई, जहां थाना प्रभारी किशोर केवट को मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम भेजी गई। रेड के दौरान देवी सूर्यवंशी और गोरेलाल सूर्यवंशी के पास से 20-20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत 8,000 रुपये की गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे चलकर खेल को कैरियर बनाने के इच्छुक किशोर उम्र के लड़के लड़कियों के लिए बैडमिंटन की ओपन प्रतियोगिता पुलिस मैदान के कोर्ट में चल रही है। पहले दिन ज़्यादातर सिंगल्स मुकाबले हुए। अंडर 13, 15, 17 के बच्चों में खेल के प्रति गजब का उत्साह दिखा। नेट के दोनों तरफ दमखम दिखाते वो दूसरे की साइड में शटल गिराने पूरी ताकत से शॉट्स मार रहे हैं। कम उम्र में ही परिजन अपने बच्चों को बैडमिंटन खेल में पारंगत करने उन्हें कोच उपलब्ध कराते हैं। पढ़ाई के साथ हुनर इस दौर में अब कॉमन हो चुका है। इसमें खेल को प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि इसका संबंध स्वास्थ्य से भी है। अब तक सैकड़ों बच्चों को बैडमिंटन कला में पारंगत बना चुके शहर के नेशनल प्लेयर कमल राय की निगरानी में प्रतियोगिता संचालित की जा रही है। बिलासपुर समेत मुंगेली, तखतपुर, बिल्हर, रतनपुर, चकरभाठा, सीपत और रेलवे परिक्षेत्र से बड़ी संख्या में आए बच्चों ने बैडमिंटन के ओपन टूर्नामेंट में भाग लिया। पुलिस लाइन के बैडमिंटन कोर्ट में बैठे परिजन सांसें थाम खेल देख रहे थे। इस खेल में काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। कम उम्र में खेलने से उनकी बॉडी ज़्यादा मजबूत होती है। एज बैडमिंटन एकेडमी द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2 दिवसीय आयोजित कराया गया है। इस टूर्नामेंट में 3 वर्ग में खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें सब बालक वर्ग हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17।
इसमें जिला के सभी बच्चे जो कि बैडमिंटन खेलते हैं प्रारंभिक रूप से और अंततः प्रोफेशनल इंटरमीडिएट कई वर्गों के, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में दो दिवसीय है जो कि प्राइज़ मनी टूर्नामेंट है। इसमें सभी प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल्स बच्चों को इनवाइट किया गया है खेलने के लिए। ये टूर्नामेंट इसलिए कराया गया है ताकि यहाँ बच्चों को हम थोड़ा सा बैडमिंटन के प्रति जागरूक और उसके प्रति अट्रैक्ट कर सकें और बढ़िया वो खेलें जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय में, और उनका स्टेट नेशनल्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहे और बिलासपुर का नाम रोशन करें, इसलिए इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। मैं यहाँ आज आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ आए घर में खेलते हो? हाँ, मैं घर में नहीं, यहाँ पे मैं बैडमिंटन सीखता हूँ। NEI में मैं बैडमिंटन सीखता हूँ। हम बैडमिंटन सीखते हैं। यहाँ पे लेते एक और छोटा सा विराम। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। आगे की खबरों में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बिलासपुर से एक अजीबोगरीब लूट का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला को नशीला पानी पिलाकर लूट लिया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबजी नगर की रहने वाली पीड़िता हेमलता भोंसले शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे दवा लेने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में 3 लोगों ने उन्हें ऑटो में बैठाकर घर छोड़ने का भरोसा दिलाया और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों में एक नाबालिग लड़की, एक महिला और एक अधेड़ उम्र का पुरुष शामिल था। बुजुर्ग महिला जब ब्लड प्रेशर की दवा लेने निकली थी, उसी दौरान रास्ते में मिले 3 लोगों ने उन्हें ऑटो में बैठाकर ये भरोसा दिलाया कि वे उन्हें घर छोड़ देंगे, लेकिन वे इधर उधर घुमाते रहे और फिर रास्ते में पीने के लिए पानी की बोतल दी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। पानी पीते ही पीड़िता बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने महिला के हाथ में पहने सोने के कंगन और 6000 रुपये नगद लूट लिए। मंगला चौक के पास यहाँ मोबाइल का दुकान है, वहाँ गई थी मैं। वहाँ से वो चार्जर के लिए वो आ रही थी सिटी माल, उसके पास आई हूँ, क्या बोलते हैं उसको, 36 माल के पास आई हूँ। तो 3 जने थे, एक लेडी, 2 लेडीज़ थे, एक जेंट्स था। बोले चलो हम भी तो उधर ही जा रहे हैं, बैठ जाओ ऑटो में। चलो मैं बैठ गई। बैठ के फिर शरार में बोली इधर नहीं जाना है भाई, मेरे को घर जाना है। नहीं चलो हम लोग ये कर दें। ठगी टाइप के किए, चूड़ी निकाल लिए 4 ठो। जबरन निकाले? जबरन निकाले। मेरे को पानी पी थोड़ा सा, फिर कुछ नहीं खाई। वो लेडीज नीचे बैठी थी, वो चूड़ी निकाली, नहीं निकल रहा था तो उसका आदमी शैम्पू ला के दिया,
शाम को लगाया और निकाली चूड़ी निकाले और अंगूठी निकाल लिए और चेन निकाले। पैसे भी लूटे हैं? हाँ, पैसे निकाल लिए। कितने पैसे? कल 6:30 बजे घर से निकली थी दवाई लेने ब्लड प्रेशर का, और ब्लड प्रेशर का दवाई वहाँ नहीं मिला मेडिकल दुकान में, तो ये पैदल आगे आ गई मंगला चौक। मंगला चौक में एक श्री राम मोबाइल दुकान है, वहाँ से मोबाइल चार्जर का लीड ली और वहाँ से ये बाहर निकली और वहीं कने वो 3 महिला, एक लड़की थी 16-17 साल की और एक महिला थी जो सलवार सूट पहनी थी, और एक उसके कने आदमी था अच्छा खासा 60 साल का, 60 से 55 साल के बीच का था। वो इनको जबरदस्ती आओ मोहतरम हम लोग छोड़ देंगे कह के बैठा दिए। क्या किसी प्रकार की जान पहचान थी उनसे? नहीं, कोई जान पहचान नहीं थी। अब आज जा रहे हैं तो ये भी बोली चलो भाई बैठ जाती हूँ कहीं, अब बहला पुतला के बैठा दिए जबरदस्ती। अब बैठाने के बाद बीच में बैठा दिए, अगल बगल वो बैठ गए और ऑटो रिक्शा में बैठा दिए। उनके साथ क्या लक्ष्मी आई है, ये वो क्या क्या बोलते गए इनके कान। 70 वर्षीय महिला है, ये 36 मॉल के पास खड़ी थी। उस दौरान 3 व्यक्ति मिले, जिसमें से एक महिला, एक पुरुष, एक लड़की थी। ये तीनों उनसे बात की कहाँ जाना है, तो बताई घर जाना है। तो चलो हम लोग दूसरी तरफ जाएं करके दूसरी तरफ से एक ऑटो आ रही थी, उसको रोके और ऑटो में सभी बैठे। बैठने पर उसको घुमाते हुए बृहस्पति बाजार एक गार्डन है वहाँ ले गए और वहाँ पर उसको बोले कि तुम्हारा जो जेवर पहने हो उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको हम झाड़ फूँक करेंगे, उसको उतारो दो। तो फिर वो उतरवाए, उसको झाड़ फूँक किए करने के बहाने उसके साथ में जो उसके जो 4 दोनों हाथ में पहनी हुई 4 सोने की चूड़ी और गले में पहने हुए एक सोने का चैन व एक अंगूठी को वो ठग कर ले गए, जिस पर ठगी का मामला दर्ज किया गया है और अभी आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने महिला को बेहोशी की हालत में यादव गार्डन के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। करीब 10:30 बजे रात परिजन तलाश करते हुए महिला के पास पहुंचे और उसे घर लाए। इस दौरान पीड़िता के पास एक बैग भी मिला, जिसे आरोपियों ने वहीं छोड़ दिया था। उसमें नकली नोट जैसे कागजों के बंडल भरे थे। डरी सहमी बुजुर्ग महिला ने इस पूरी घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली पुलिस ने जूना बिलासपुर इलाके में एक युवक को चाकू लेकर राहगीरों को डराने धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान देवेंद्र गेंदले निवासी जूना बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक राह चलते लोगों को चाकू दिखाकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और युवक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक धारदार चाकू बरामद हुआ, जिसे वह खुलेआम लेकर घूम रहा था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। देवेंद्र इंगले साव धर्मशाला जूना बिलासपुर के पास अपने पास चाकू लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है, चाकू को सार्वजनिक स्थान पर लहरा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी गई। जो आरोपी देवेंद्र इंगले के पास से चाकू बरामद होने पर आर्म्स एक्ट 2527 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तोरवा पुलिस ने चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों ने पहले रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो चालक से मोबाइल छीना और फिर एक अन्य व्यक्ति को चाकू दिखाकर नकदी लूट ली। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न केवल आरोपियों को धर दबोचा बल्कि उनके पास से लूटा गया मोबाइल फ़ोन, नकदी 750 रुपये, वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर ली है। घटना 19 अप्रैल की रात लगभग 1:30 बजे की है, जब मल्हार निवासी ऑटो चालक चंद्र कुमार कौशिक रेलवे स्टेशन बिलासपुर में मोबाइल चला रहा था। उसी समय 3 युवक स्कूटी में सवार होकर आए और उसका मोबाइल छीनकर भाग निकले। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने चांद मोहम्मद नामक व्यक्ति को चाकू दिखाकर उनसे 750 रुपये लूट लिए। पीड़ितों की शिकायत पर थाना तोरवा में BNS की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सिरगिट्टी क्षेत्र के रहने वाले तीनों आरोपी
अंशु बक्सेल, विजय सिंह ठाकुर और लक्कीदास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्रार्थी हैं चंद्र कुमार कौशिक, जो मल्हार के रहने वाले हैं और ऑटो चलाते हैं। रेलवे स्टेशन के पास ये रात के अपनी ऑटो लगाए हुए थे और फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसी समय 3 लड़के एक एक्टिवा से आए और इनके मोबाइल को इनसे लूट करके भाग रहे थे, जिस पर रिपोर्ट लिखाने पर उनकी रिपोर्ट पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 158/25 धारा 309(4), 3(5) BNS 2527 आर्म्स एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान एक्टिवा और आरोपियों का पता करने पर 3 लड़के आशु बक्सेल, विजय सिंह ठाकुर और लक्कीदास मानिकपुरी मिले, जो नयापारा सिरगिट्टी के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से प्रार्थी का 1 नग मोबाइल और उनके पास से 750 रुपये, एक चाकू बरामद किया गया है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनके खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट की अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक बड़ी कामयाबी की खबर सामने आई, जहां पुलिस ने नशीली टैबलेट की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहन महिलांगे जराभाटा के मंझवापारा इलाके का रहने वाला है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह नशीली दवाओं की तस्करी कर रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसके पास से 570 नग नशीली टैबलेट बरामद किया है। रोहन महिलांगे के खिलाफ सिविल लाइन थाना को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि वह युवाओं को नशीली दवाएं सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने जब मौके पर दबिश दी तो आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीली टैबलेट बरामद की गई। पुलिस ने जब्त की गई दवाओं को जांच के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन में जराभाटा के मंझवापारा में एक व्यक्ति रोहन महिलांगे के पास से 570 टैबलेट प्राप्त हुआ है, जो NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की वीडियो पहचान कर प्रमाणित किया जा रहा है और विवेचना में इस बात की जांच की जा रही है कि थाने के पास किन लोग कौन अन्य लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इस अवैध नशीली दवाओं के कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इस तरह के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही ताकि युवाओं को नशे के जाल में फंसने से रोका जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गोरख धंधे से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। हमारे साथ खबरों में लगातार आप बने रहें, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर,
गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं। तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। खबरों के अगले पायदान में आपका फिर से स्वागत है। एक योजना जो फाइलों में दर्ज हुई, कागजों पर दौड़ी और फिर जमीन में दफन हो गई। अब 17 साल बाद उस दफन योजना का एक्सरे होने जा रहा है। जीपीआर सर्वे यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से जमीन के नीचे झांका जाएगा। पता लगाया जाएगा कि क्या खोदा गया, क्या गाड़ा गया और क्या क्या सिर्फ कागजों में ही दिखाया गया। बिलासपुर में प्रदेश की पहली अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना 2008 में 422 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई थी, जिसे 2010 तक पूरा किया जाना था। वह योजना आज 2025 में भी अधूरी है। अब नगर निगम ने जीपीआर सर्वे कराने का निर्णय लिया है ताकि तय हो सके कि आखिर कहां-कहां सीवरेज का काम हुआ और कहां सिर्फ बजट डकार लिया गया। मेजरमेंट के लिए अभी हम जीपीआर सर्वे का भी टेंडर निकाल रहे हैं। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से सर्वे किया जाएगा और उसके पश्चात में उनसे एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। उन्हीं एग्जैक्ट पॉइंट से फिर हमारे एक्सटेंशंस और आपके जो इंटरकनेक्शंस हैं वो कार्य किए जाएंगे। जीपीआर से हम उस लाइन की क्या स्थिति है, रोड से कितनी दूर है या घरों से कितनी दूर है, उसकी एग्जैक्ट अलाइनमेंट हमको जीपीआर से पता चल पाएगा। इस योजना के तहत 40,000 घरों को जोड़ने का वादा किया गया था, पर अब तक जुड़े सिर्फ 21,017 और 54 MLD के STP प्लांट तैयार तो हुए, लेकिन 5,000 से ज़्यादा चैम्बर, 165 इंटरकनेक्शन और 2 पंपिंग स्टेशन अब भी अधूरे हैं। अब जीपीआर सर्वे के नाम पर शहर फिर से खुदेगा, फिर लगेगा पैसा। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सीवरेज की तरह ही अब सर्वे भी सिर्फ नया बहाना है, बजट की एक और बंदरबांट की तैयारी है। नगर निगम में सीवरेज का काम चल रहा है। जितने लोग आते हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। सत्यता ये है कि जो सीवरेज है वो पूरा डेड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब ये जीपीआर की जो बात कर रहे हैं वो बेईमानी है, क्योंकि ये सिर्फ कागज़ में रहेगा, स्टेटमेंट में रहेगा, मीडिया में दिखेगा, होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि जितने आए जितने गए किसी ने कुछ कर नहीं पाया। तो आने वाले समय में हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, इसमें कुछ होना नहीं है। सर्वे का पैसा और बर्बाद करेंगे। इसके पहले जीपीआर सर्वे हुआ था क्या, जब पाइपलाइन डलने वाली थी तब? उस समय क्यों नहीं हुआ? कितना ढाल है, कितना कहाँ नमी है, कितनी गर्मी है, नीचे का तापमान कितना है। आज तो सैटेलाइट के माध्यम से इंच का किया जाता है। ये जो सब सारा अभी सिस्टम आ रहा है, ये लिपा होती है और एक प्रकार से कहा जाए खाना पूर्ति है। आप ये देखिए, जिस घर में हमारे नल कनेक्शन होता है, 1 साल में उसके सारे नल कनेक्शन अपने आप खराब हो जाते हैं। अब तो प्लास्टिक की दुनिया आ गई। जिस समय डला था उस समय लोहे का डला था। हर कोई जानता है कि लोहे और प्लास्टिक के पाइप से जो पानी होके जाएगा वो किसी न किसी प्रकार के से स्वास्थ्य को खराब करेगा। उस पर जीपीआर का सर्वे नहीं हो रहा है। ये सरकार की अपनी खाना पूर्ति है। सवाल ये नहीं कि सीवरेज योजना अधूरी क्यों है, सवाल ये है कि क्या इसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है या फिर कागजों में काम पूरा दिखाकर जमीन पर घोटाला कर लिया गया। अब जीपीआर सर्वे की परतें तो खुलेंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सर्वे भी घोटाले का नया तरीका बन जाएगा या वाकई सच्चाई सामने आएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 110 किलो लोहे का कबाड़ जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,000 रुपये बताई गई। आरोपी नानू गौड़ को पुराना बस स्टैंड क्षेत्र से मौके पर ही गिरफ्तार किया गया, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से कबाड़ का संग्रहण कर रहा था। सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तत्काल रेड कार्रवाई की और जब पुलिस ने आरोपी से कबाड़ से संबंधित बिल और लाइसेंस मांगा तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे की रॉड, एंगल और कूलर बॉडी मटेरियल जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस एवं बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कबाड़ कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुराना बस स्टैंड के पास नानू गौड़ अपने पास अवैध कबाड़ रखा है, लोहा का एंगल ये सब रखा है। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर त्वरित रेड कार्रवाई की गई, जो उसके पास से अवैध कबाड़ मिलने पर उसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, जो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 35(1) BNSSS/303 बीएनएस के तहत
कार्रवाई की गई। कबाड़ जब्ती किया गया है और ये उसको बेचने की फिराक में था, उसको कहाँ से लाया उसके संबंध में बेचना की जा रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप से मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अतुल यादव नूतन चौक सरकंडा का निवासी है, जिसने 16 अप्रैल को ईश्वर पेट्रोल पंप से मोबाइल चोरी की थी। प्रार्थी विजय साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पेट्रोल भरने के दौरान मोबाइल मशीन के पास रखकर व्यस्त था, तभी बाइक में आए 2 युवकों में से एक ने चुपके से मोबाइल पार कर लिया। मामले की विवेचना में पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और मुखबिर से सूचना मिलने पर अतुल यादव को पकड़ा, जो मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहा था। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और चोरी गया 12,000 रुपये का मोबाइल भी बरामद करवा दिया। सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, वहीं उसके साथी की तलाश जारी है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में लूटपाट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर युवकों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंशु बक्सेल, विजय सिंह ठाकुर और लक्की दास मानिकपुरी सभी 18 वर्ष की उम्र के आसपास हैं और सिरगिट्टी क्षेत्र के निवासी हैं। रात करीब 1:30 बजे पीड़ित चंद्र कुमार कौशिक रेलवे स्टेशन पर ऑटो लेकर खड़ा था और मोबाइल चला रहा था, तभी तीनों आरोपी स्कूटी से पहुंचे और उसका वीवो कंपनी का मोबाइल लूटकर फरार हो गए। उसके बाद आरोपियों ने चांद मोहम्मद नामक दूसरे व्यक्ति से चाकू दिखाकर 750 रुपये की नकदी लूट ली। तोरवा थाना में दर्ज रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल फ़ोन, नकदी 750 रुपये, वारदात में प्रयुक्त चाकू और एक्टिवा वाहन बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर आर्म्स एक्ट सहित अन्य धारा जोड़ते हुए उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। और यहाँ लेते हैं एक बार फिर से छोटा सा विराम। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रेट न्यूज़। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। एक बार फिर से आपका ग्रेट न्यूज़ की खबरों में स्वागत है। बिलासपुर जिले में कोनी थाना क्षेत्र के जलसो गांव में होली के दिन लोहे के चापड़ और चाकू से हमला कर गांव का माहौल बिगाड़ने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के बाद पीड़ित सुमित वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज की मदद से गोपी वर्मा, मोनू वर्मा, चंदर वर्मा, प्रखर वर्मा, किशन वर्मा और एक बाल अपचारी की पहचान कर सभी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूलते हुए घटना में प्रयुक्त हथियार चापड़, चाकू, ईंट, पत्थर और लाठी पुलिस को सौंप दिए, जिन्हें जब्त कर आरोपियों के खिलाफ BNS की कई धाराओं सहित आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है।
एनटीपीसी सीपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कोयला खाली करने पहुंची ट्रेन के हॉपर से एक युवक का शव बरामद किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जब दीपका से कोयला लेकर पहुंची ट्रेन को एनटीपीसी सीपत में खाली किया जा रहा था, उसी दौरान ट्रैक कॉपर 2 में बने हॉपर में मजदूरों ने एक युवक का शव देखा। शव मिलने की सूचना तत्काल एनटीपीसी अधिकारियों को दी गई, जिन्होंने तुरंत सीपत पुलिस को मौके पर बुलाया। सीपत थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने बताया कि मृतक की पहचान कल्याण दास निवासी ग्राम मरकाडीह थाना कलतरा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर जिले में शुक्रवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदलते हुए जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी और बारिश ने कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह से तूफानी हो गया। इसी दौरान सीपत क्षेत्र के दर्राभाटा गांव में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अनिरुद्धाचार्य महाराज की भागवत कथा के लिए बनाए जा रहे विशाल पंडाल पर भी मौसम की मार पड़ी। बताया जा रहा है कि यह आयोजन 19 से 25 अप्रैल तक प्रस्तावित था और इसकी तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन कथा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले तेज अंधड़ और बारिश के चलते पंडाल पूरी तरह धराशायी हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आयोजन को लेकर अब असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आयोजक मंडल फिलहाल स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आगे की रूपरेखा तय करने में जुटे हुए हैं। धर्मनगरी रतनपुर स्थित प्राचीन भैरव बाबा मंदिर में शुक्रवार को एक पावन और ऐतिहासिक आयोजन के तहत 31 बटुकों का वैदिक विधि विधान के साथ भव्य उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के तत्वाधान में हुए इस आयोजन ने धार्मिक परंपराओं, वेद मंत्रों और गुरु शिष्य परंपरा की जीवंत झलक प्रस्तुत की। भैरव बाबा मंदिर के मठाधीश पंडित जागेश्वर अवस्थी ने उपनयन संस्कार को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव बताया। वहीं समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी ने इसे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य जन शामिल हुए। इस अवसर पर पंडित गिरधारी पांडे ने सभी बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराते हुए वेद शास्त्र की दीक्षा दी। आयोजन के दौरान अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के संगठन विस्तार की भी घोषणा हुई, जिसमें अनिल शर्मा को मुख्य प्रकोष्ठ, प्रदेश संगठन सचिव बिलासपुर संभाग और रतनपुर प्रभारी, मृदुल तिवारी को युवा प्रकोष्ठ कोटा ब्लॉक अध्यक्ष और श्रीमती कल्याणी तिवारी को नारी शक्ति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम के समापन पर सभी नवदीक्षित बटुकों को आशीर्वाद देकर धर्म और समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया गया। समिति की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष चित्रा तिवारी और नवनियुक्त संगठन सचिव अनिल शर्मा ने भी आयोजन को सामाजिक चेतना का प्रतीक बताते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। अनंत श्री विभूषित भगवान श्री भैरव बाबा के इस पवित्र भूमि में 31 बटुकों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। यह उपनयन संस्कार अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति रायपुर एवं श्री भैरव बाबा मंदिर समिति और रतनपुर के स्थानीय समाज के संयुक्त तत्वाधान में पूर्ण हुआ। यह जो आयोजन है वह ब्राह्मण बच्चों को दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए कराया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से बच्चे समाज सेवा के लिए प्रेरित होते हैं, अपने ब्राह्मणत्व के जो स्वाभाविक कार्य हैं उससे परिचित होते हैं और समाज में शांति व्यवस्था बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करते हैं। हम लोग हर साल निःशुल्क उपनयन संस्कार भैरव बाबा के प्रांगण में करवाते हैं रतनपुर में अवस्थी भैया के सहयोग से। तो भैरव बाबा और अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। 32 बच्चों का आज उपनयन संस्कार संपन्न हुआ और सभी बहुत खुश होकर गए। बहुत अच्छा लगा, सबका आशीर्वाद मिला और हर साल ये कार्यक्रम होता है। यदि समाज संगठित हो और सभी हमको सहयोग करे, यही अपेक्षा के साथ। निःशुल्क है, मतलब बिना शुल्क के यह उपनयन संस्कार हुआ है। सहयोग के रूप में सबका आशीर्वचन ही चाहिए रहता है और जो स्वेच्छा से सहयोग कर दे वो उनका खुद का मन रहता है। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर।